Good morning, student. Myself, Dr. Sandhya. I am Assistant Professor of Physics from GCW Barda, Charkhi Dadri. Today, we will be discuss about nuclear structure and its composition. For this topic, we divided the content into the two parts. First one is the structure of the nucleus, and second one is nuclear composition. And nuclear composition is divided in two parts. First one, the proton-electron hypothesis, and second one, proton-neutron hypothesis. सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। तो मतलब जो न्यूक्लियस जो टर्म है वो हमने कहा कि मतलब सबसे पहले जो हमने एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में जो हमें पढ़ा था, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो चीज़ लाइट में आई थी, वो आई थी 1911 में, जब हमने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। एटॉमिक न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड इन 1911 बाय द रदरफोर्ड एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद द कंसिक्वेंस ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, ठीक है। जैसे हम सब ने पढ़ा हुआ है कि मतलब न्यूक्लियस के ओरिजिन के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मतलब तीन मॉडल हमने पढ़े थे। फर्स्ट वन इज़ वाटर बैलन मॉडल, सेकंड वन इज़ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एंड थर्ड वन इज़ नील्स बोर मॉडल, ठीक है। तो सबसे पहले जो मतलब थॉमसन मॉडल हम कह सकते हैं उसमें क्या था कि मतलब जो एटम के बारे में कि एटम था वो क्या था, न्यूट्रल होगा, एंड न्यूट्रल होगा और उसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है वो क्या होंगे, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है। कोई एक स्पेसिफिक ये नहीं बताया था कि मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा या फिर नेगेटिव होगा, वो चीज़ क्या थी, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, ठीक है। ये था हमारा थॉमसन मॉडल। उसके बाद सेकेंड वन जो आया वो था रदरफोर्ड मॉडल, एंड रदरफोर्ड मॉडल के अंदर हमने पढ़ा था कि अल्फ़ा जो पार्टिकल्स थे उनकी स्कैटरिंग के बारे में, कि कोई गोल्ड फॉइल है वो उन्होंने ली, उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स है उनकी स्कैटरिंग करवाई। अब जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं वो हम सबको पता है हैवी चार्ज पार्टिकल होते हैं, और चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो वो पॉजिटिव चार्ज है वो उन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉइल है उसके ऊपर स्ट्राइक करवाया, और उन्होंने कहा कि मतलब रिजल्ट्स जो थी उसके अकॉर्डिंग ये था कि मतलब जो मोस्टली जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, मतलब पास कर रहा है, ठीक है। और पास करने के बाद जो रिपल्शन जो फेस किया है इन अल्फ़ा पार्टिकल्स ने, या हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस ने जो रिपल्शन फेस किया है वो एक स्मॉल रीजन के अंदर किया है, ठीक है। अब कोई पॉजिटिव पार्टिकल आप डाल रहे हो और वो रिपल्शन फेस कर रहा है एक स्मॉल रीजन के अंदर, इसका मतलब क्या हुआ कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक स्मॉल एरिया के अंदर ही कंसनट्रेटेड है, ठीक है। अब वो चीज़ अगर स्मॉल एरिया के अंदर है, और मतलब जैसे वाटरमेलन मॉडल इससे पहले आया था उसके अकॉर्डिंग ये था कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है वो हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो रदरफोर्ड सर ने ये कंक्लूड किया कि जो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब पॉजिटिव चार्ज हर जगह पे है या फिर नेगेटिव हर जगह पे है। तो उनके अकॉर्डिंग ये था, उन्होंने यहाँ से कंक्लूड किया कि मतलब एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो एक स्मॉल से रीजन के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, और वो जो स्मॉल रीजन है उसको उन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लियस का, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये हो गया कि एटम है, एटम को दो पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया। एक क्या हो गया जहाँ पे पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो रिजाइड करता है, उसको उन्होंने बोला न्यूक्लियस, ठीक है। एंड आउटसाइड का जो भी पोर्शन होगा उन्होंने क्या बोला, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पोर्शन हो गया, ठीक है। तो एटम है वो डिवाइड हो गया टू पोर्शन में। फर्स्ट वन जो पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे कंसनट्रेटेड है वो हो गया हमारा न्यूक्लियस, एंड जो आउटसाइड जो रीजन हो गया वो हमारा क्या हो गया, एक आउटर रीजन हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बट द स्टडी ऑफ द रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन इंडिकेट द एमिशन ऑफ द अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल टू बी न्यूक्लियर ओरिजिन, ठीक है। कि मतलब इससे अलग रदरफोर्ड जो मतलब स्कैटरिंग का जो एक्सपेरिमेंट था वहाँ से हमें न्यूक्लियस की एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला, और मतलब न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन है वो हम सब फैमिलियर हैं कि मतलब जनरली हम तीन पार्टिकल्स की बात करते हैं, दैट इज़ अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड हमारा क्या हो गया, गामा पार्टिकल हो गया, ठीक है। चार्जेस के बारे में हम सब ने किया ही हुआ है कि मतलब जो अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, टू पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल होंगे उनके ऊपर क्या होगा, वन नेगेटिव होगा, ठीक है। गामा है वो क्या हमारे हाई एनर्जेटिक हाई एनर्जी फोटोन्स होते हैं, उनके ऊपर चार्ज है वो मतलब चार्ज की हम बात नहीं करते, वो न्यूट्रल है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ तक हो गया न्यूक्लियर के स्ट्रक्चर के बारे में बात होगी, ठीक है,
कि मतलब कहाँ से एग्जिस्टेंस शुरू हुआ। उसके बाद जनरली जो पार्टिकल्स आप पढ़ोगे, अल्फा पार्टिकल हो गया, बीटा हो गया और आपका गामा हो गया। ये था पूरा डिस्कशन किसके बारे में, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अब उसके बाद अब बात आती है न्यूक्लियर कंपोजिशन, कि भाई अगर न्यूक्लियर एटम है, एटम के अंदर कोई एक रीजन है जिसको हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं, अब उसके अंदर कौन से पार्टिकल हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम बात करेंगे उसके अंदर कंपोजिशन, मतलब जिन चीज़ों से मिलकर न्यूक्लियस बना है, ठीक है। तो न्यूक्लियस की कंपोजिशन की हम बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर कंपोजिशन के अंदर दो हाइपोथेसिस हैं। फर्स्ट वन है वो है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, एंड सेकंड वन है वो हमारा क्या हो गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस है जो फर्स्ट हाइपोथेसिस है हमारा, इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि अकॉर्डिंग दिस हाइपोथेसिस द न्यूक्लियर मैटर कंसिस्ट ऑफ द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड दिस वाज कंक्लूड फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट्स। अब यहाँ से इस हाइपोथेसिस में ये कंसिडर किया गया कि मतलब जो न्यूक्लियस है उसकी कंपोजिशन में इन्वॉल्वमेंट किसकी है, प्रोटॉन की है और किसकी है, इलेक्ट्रॉन की। इन दो चीज़ों से मिलकर हमारा क्या है, न्यूक्लियस बना हुआ है। जैसा कि मतलब नेम से ही सजेस्ट हो रहा है हमें कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, तो कंपोजिशन किससे मिलकर बनी हुई है, प्रोटॉन, एंड सेकेंड वन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब इन्होंने मतलब ये चीज़ कंक्लूड कहाँ से की, फर्स्ट वन है कि इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड इन द बीटा डीके प्रोसेस, कि भाई बीटा डीके जो प्रोसेस होता है उसके अंदर जो मतलब इलेक्ट्रॉन है वो हमारे एमिट होते हैं। सेकेंड वन क्या हो गया कि फ्रॉम द एटॉमिक मास स्पेक्ट्रा इट वाज ऑब्जर्व दैट द मास ऑफ एलिमेंट इज ए होल नंबर ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिक मास स्पेक्ट्रा हो गया, वहाँ से उन्होंने कंक्लूड किया कि जो मतलब मास होगा वो किसका होगा, आपका मास है वो हाइड्रोजन का जो मास होता है उसको उन्होंने मतलब अज्यूम कर लिया एज ए स्टैंडर्ड, ठीक है। अब जो भी मास होंगे बाकी, द हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड एज द प्रोटॉन एंड द डेविएशन इन द मास इज एक्सप्लेन इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोटॉप। और अगर कहीं पे भी ये चीज़ फील हुई है कि मतलब अगर डेविएशन मास के अंदर कहीं भी ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का बाकी का किसी का भी मास होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन का मल्टीपल हो जाएगा। एक तरह से इन्होंने हाइड्रोजन को क्या कर लिया, अज्यूम, स्टैंडर्ड अज्यूम कर लिया। उसके बाद फिर क्या हो गया कि मतलब अगर कहीं भी डेविएशन आता है मास के अंदर, तो इनके अकॉर्डिंग ये था कि मतलब वहाँ पे एग्जिस्टेंस है किसकी, आइसोटॉप्स की। Atom as a whole is considered neutral and having equal number of proton and electron. सेकेंड थर्ड जो थिंग इन्होंने अज्यूम की वो क्या है कि टोटल जो एटम है वो हमारा एज ए होल वो क्या होगा, मतलब न्यूट्रल होगा, ठीक है। न्यूट्रल है तो उसके अंदर क्या होगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज है और उतना ही उसके अंदर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों क्या होंगे, वहाँ पे इक्वल होंगे, ठीक है। सम इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड इनसाइड एंड सम आउटसाइड द न्यूक्लियस। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि मतलब प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है ही है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इन्होंने डिवाइड कर दिए अपने अकॉर्डिंग कि भाई कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, इनसाइड द न्यूक्लियस होंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, आउटसाइड द न्यूक्लियस होंगे। उसके बाद ये इनके अजम्पशंस थे। उसके बाद बात आती है फेलियर ऑफ द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, ठीक है। अब अगर ये थ्योरी थी, ये इसके हाइपोथेसिस थे, तो उसके अकॉर्डिंग अब अगर हम एक्सपेरिमेंटली उस डाटा को ऑब्जर्व करते हैं तो वो चीज़ फेल होती कहीं ना कहीं हमें ऑब्जर्व होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ हम अज्यूम करके चल रहे थे, जो हमारे हाइपोथेसिस थे, वो चीज़ वैलिड नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट वन आती है इसमें कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस। अब हम अगर अज्यूम करके चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर रह रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनके लिए जो रीज़न हम डिसाइड करेंगे वो कौन सा होगा, जो न्यूक्लियस की जो रेडियस होगी वही होगा, ठीक है। इफ़ द इलेक्ट्रॉन रिजाइड इन द न्यूक्लियस देन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ शुड बी ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियर रेडियस। इन्होंने अज्यूम किया कि अगर इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर रह रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, जो न्यूक्लियस रेडियस है वो उसके इक्वल होनी चाहिए। अब हमें पता है जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है उसके अंदर क्या होता है कि मतलब कोई भी मतलब एक तरह से हम ड्यूल नेचर की बात करते हैं, ठीक है। ड्यूल नेचर में क्या होता है कि भाई उसके अंदर वेव नेचर भी है, उसके अंदर उसका पार्टिकल नेचर भी है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो मैथमेटिकल फॉर्म होती है वो होती है P इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाई लैम्डा। P यहाँ पे क्या हो गया हमारा मोमेंटम, H है वो हमारा क्या हो गया प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, लैम्डा होता है वो क्या होती है वेवलेंथ,
ठीक है। अब जैसे अगर हमने अज्यूम कर लिया कि इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। अब अगर न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं तो इन्होंने क्या कहा कि उसकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है दैट शुड बी ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियर रेडियस, ठीक है। अब न्यूक्लियर जो रेडियस होती है वो हमें पता है कि फर्मी की रेंज में होती है। फर्मी कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तो हमने अज्यूम कर लिया कि भाई मतलब h तो कांस्टेंट है, वो हमें पता ही है। तो अगर हम मोमेंटम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, h क्या होगा यहाँ पे 6.6 इंटू 10⁻34 होता है, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है। लैम्डा है वो हम क्या कह रहे हैं कि इन ऑर्डर ऑफ फर्मी, तो हमने क्या किया 6 इंटू 10⁻15 हमने ले लिया। ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियर की रेडियस होगी। अब यहाँ से आप मोमेंटम फाइंड आउट करोगे तो मोमेंटम अपने पास हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻19, ठीक है। इस ऑर्डर में हमें क्या मिल जाएगा, मोमेंटम मिल जाएगा। अब अगर मोमेंटम मिल गया तो अगर हम रिलेटिविस्टिक केस अगर स्टडी कर रहे हैं तो रिलेटिविस्टिक केस हम ले रहे हैं तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि एनर्जी विल बी इक्वल टू पीसी। अब हमारे पास मोमेंटम है, ठीक है, और अगर रिलेटिविस्टिक हम स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या लेंगे, जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो वहाँ से हमने E इज इक्वल टू पी सी से यहाँ से तुम फाइंड आउट करोगे किसकी फॉर्म में आ जाएगा, आपका एनर्जी आ जाएगा 3.3 इंटू 10⁻11 जूल, ठीक है। तो ये चीज़ हमें मिल गई किसके फॉर्म में, जूल की फॉर्म में। अब हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जब हम न्यूक्लियर मतलब डिसइंटीग्रेशन पढ़ते थे, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी की बात करते थे, तो हम जनरली एक यूनिट यूज़ करते थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या जनरली हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते थे। मेगा क्या होता है 10⁻6 होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी आप क्या करोगे, कन्वर्ट करने के लिए जूल जो आपके पास आया हुआ है उससे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब आप कन्वर्ट करते हो तो आप क्या करते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से हम उस चीज़ को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जो जूल की फॉर्म में हमें एनर्जी मिली हुई होती है। तो अगर मेगा में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उस तरह से हम कन्वर्जन कर लेंगे, जो भी जूल में आए हैं हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मेगा में, ठीक है। तो यहाँ से हमें एनर्जी मिल गई 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मतलब हमने अज्यूम किया है कि इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। अब न्यूक्लियस के अंदर रहता है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का यूज़ करके आप क्या कहोगे कि हमारा जो मतलब वेवलेंथ है वो दैट शुड बी कंपेरेबल टू द न्यूक्लियर रेडियस है। अब न्यूक्लियर रेडियस की फॉर्म में होगी तो हमने क्या किया, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने मोमेंटम फाइंड आउट कर लिया यूजिंग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है। अब अगर हमें मोमेंटम मिल गया तो आप क्या करोगे, अब हम एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। एनर्जी में आपको क्या करना है, जूल में मिल गया, फिर आप उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में ले लोगे। वो आने के बाद आप क्या कहोगे कि भाई किसी भी हैवी एलिमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस के अंदर रह रहा है तो उसके केस में हमें एनर्जी की रेंज क्या मिलनी चाहिए, 20 से लेकर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की रेंज होनी चाहिए, ठीक है। बट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द बीटा डीके इज ऑर्डर ऑफ 2-3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन एक्चुअल में जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं इस चीज़ को, अब हमने हाइपोथेसिस अज्यूम किया कि हमारी क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन हमने अज्यूम किया कि न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एनर्जी कितनी मिल गई, यहाँ पे 20 से लेकर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की मिल गई, ठीक है। अब अगर हम एक्सपेरिमेंटली कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटली भी हमारी इसी कंपेरेबल आएगी, तभी हम मतलब इस चीज़ को कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी एनर्जी है और जो हमने अज्यूम किया था वो दोनों चीज़ें ठीक हैं, ठीक है। लेकिन इसने क्या कहा, एक्सपेरिमेंटली हमें क्या मिल रही है 2 से लेकर 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इन दोनों चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। कहाँ हम बात कर रहे थे 20 से लेकर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की, और एक्चुअल में हमें कितना मिल रहा है 2 से लेकर 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक मिल रहा है। तो यहाँ से क्या हो गया, इन दैट केस डी ब्रोगली रेडियस विल बी मोर देन द न्यूक्लियर रेडियस विच सजेस्ट दैट द इलेक्ट्रॉन कांट रिजाइड इन द न्यूक्लियस, ठीक है। अब एनर्जी अगर इतनी है इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने अज्यूम किया है कि भाई न्यूक्लियर रेडियस के कंपेरेबल होनी चाहिए वेवलेंथ, वो चीज़ गलत है, ठीक है। और अगर न्यूक्लियर रेडियस के कंपेरेबल वो वेवलेंथ नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकता, ठीक है। तो एनर्जी की जो कंसिडरेशन हम करके चल रही हैं वहाँ से फर्स्ट चीज़ तो ये वॉयलेट होगी कि इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता। सेकेंड थिंग की बात करते हैं वो है हमारी न्यूक्लियर स्पिन,
ठीक है। न्यूक्लियर स्पिन की जब हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि जो मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू द स्पिन ऑफ द न्यूट्रॉन इज आल्सो रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। अब एक एग्जांपल इन्होंने ले लिया कि मतलब न्यूक्लियर स्पिन की भी अगर हम बात करें कि भाई हम ऐसा लेके चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर है, और वहाँ से अगर हम देखते हैं तो न्यूक्लियर स्पिन क्या होनी चाहिए, इस चीज़ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी हम देखेंगे, जो मतलब प्रोटॉन है उनकी स्पिन भी हम देखेंगे, और फिर हम कह सकते हैं कि हाँ भाई जो हमने अज्यूम किया था वो चीज़ ठीक थी, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि फॉर एग्जांपल हम न्यूट्रॉन का एग्जांपल ले लेते हैं। न्यूट्रॉन क्या है, एक आइसोटोप है किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है। जिसके केस में क्या है, एटॉमिक मास क्या होता है, 2 होता है, जो एटॉमिक वेट है वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे कि जो न्यूक्लियर स्पिन के लिए जो पॉसिबिलिटी है वो स्पिन आपकी प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है, हाफ होती है, ठीक है। तो यहाँ से भी जो अगर हम कपलिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ से भी अगर आप कॉम्बिनेशन देखोगे स्पिन की तो वो क्या होती हैं, 3/2, ठीक है, 1/2, -1/2 एंड -3/2। तो आप क्या कहोगे, ये सारी की सारी किस में है, ऑड इंटीग्रल में है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो न्यूट्रॉन की जो स्पिन आती है वो क्या होती है आपकी, मतलब एक होल नंबर होता है, ठीक है। अब वो होल नंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जो चीज़ हमने अज्यूम की है कि भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रह सकते हैं कि वो चीज़ भी गलत है। उसके बाद बात आती है न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2000 टाइम्स लार्जर देन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द प्रोटॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो वो अगर ज़्यादा है तो मतलब अगर हम अज्यूम कर रहे हैं, सो इफ इलेक्ट्रॉन रिजाइड इन द न्यूक्लियस देन द मैग्नेटिक मोमेंट शुड बी ऑफ ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक मोमेंट, बट द न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट इज स्मॉलर इन द वैल्यू, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर हम कंपेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को, द मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, ठीक है। तो मतलब हम अगर अज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट न्यूक्लियर के कॉरस्पॉन्डिंग भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया, 2000 टाइम की अगर आप बात कर रहे हो तो वो क्या होना चाहिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग तो मोमेंटम ज़्यादा होगा। लेकिन इसने क्या कहा कि एक्चुअल में जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, और अगर इतना ज़्यादा नहीं होता तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन है वो मतलब न्यूक्लियस के अंदर रह ही नहीं सकते। यहाँ से भी कंक्लूड होता है कि इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस है वो एक तरह से वॉयलेट होता है। आफ्टर दैट द प्रेजेंस ऑफ द फ्यू इलेक्ट्रॉन इनसाइड एंड आउटसाइड शो द ड्यूल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एक इन्होंने मतलब थर्ड जो पॉइंट लिया था कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन है, एटम एज ए होल वो हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर अपने क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर रह रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हाफ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि हाफ मतलब इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस के अंदर होंगे, हाफ होंगे वो क्या होंगे, आउटसाइड द न्यूक्लियस हो जाएंगे, ठीक है। जो चीज़ क्या कह रही है कि मतलब वॉयलेट करती है, भाई ऐसे कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से इलेक्ट्रॉन है वो इनसाइड होंगे और कौन से इलेक्ट्रॉन है वो आउटसाइड में होंगे। तो ये एक तरह से ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ से हम सारा कंक्लूड कर लेते हैं कि भाई जो एनर्जी की फॉर्म में भी हमने देखा कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस वो भी चीज़ फॉलो नहीं हो रही है। न्यूक्लियर स्पिन की बात करें तो वो भी नहीं हो रही है। उसके बाद न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं तो वो भी चीज़ वॉयलेट करती है इस लॉ को। आफ्टर दैट ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया कि मतलब हाफ इनसाइड होंगे और हाफ आउटसाइड होंगे। तो इन पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ से ये चीज़ मतलब प्रूफ होगी कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हाइपोथेसिस हमने अज्यूम किया था वो एक तरह से वैलिड नहीं है, ठीक है। अब उस चीज़ वो एक तरह से एक लिमिटेशन रही। अब लिमिटेशन रही तो उसके बाद नेक्स्ट हाइपोथेसिस आता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, ठीक है। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस है तो इसके अंदर क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस एटम हैज़ द मास नंबर ए एंड एटॉमिक नंबर जेड, ठीक है। ये हम सबको पता है कि जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो किसी भी एलिमेंट को हम शो करते हैं एक्स से, कैपिटल एक्स से, ठीक है। उसके ऊपर क्या लिखा होता है कि मतलब उसके ऊपर ए होता है एंड नीचे जो मतलब हम लिखते हैं वो क्या होता है हमारा सबस्क्रिप्ट में जेड होता है, ठीक है। जेड हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर शो करता है, ए है वो हमारा एटॉमिक वेट शो
शो करता है, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है वो हो गया एज ए होल एटम इज़ न्यूट्रल, ठीक है। एटम है वो हमेशा न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये चीज़ बच्चे मतलब एक वाइवा में भी मिस्टेक करते हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज बोलता है, कोई नेगेटिव बोलता है, तो ये चीज़ आप यहाँ से समझ के चलो कि जो एटम है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। उसके पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये चीज़ तो आपको चलो बेसिक सी चीज़ है, वो सबको पता ही है चार्ज का, कि प्रोटॉन है उसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जो न्यूट्रॉन है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं मतलब होल इस पूरी रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि जैसे हम फॉर एग्जांपल इसने नेक्स्ट पॉइंट में कहा है कि एटम पोजेस जेट नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसके साथ आप इंक्लूड भी कर सकते हो कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जेड है वो रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं थर्ड जो पार्टिकल हो गया वो हमारा न्यूट्रॉन हो गया। तो न्यूट्रॉन हम कहाँ से बता सकते हैं, न्यूट्रॉन आता है हमारा ए माइनस जेड। ए अपना क्या हो गया, एटॉमिक वेट हो गया, एंड ए में से अगर हम जेड को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ जो मतलब हमारे न्यूट्रॉन हैं वो हमें मिल जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मतलब N14 N7, तो यहाँ पे A है वो हमारा क्या हो गया 14, ठीक है। A 14 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं अपने 14 है, ठीक है। और अगर हम सिंपल प्रोटॉन की बात कर रहे हैं या फिर सिंपल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो वो चीज़ क्या है हमारी 7 है। ये चीज़ हमने अभी डिस्कस की है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। द नाइट्रोजन हैव जेड इज इक्वल टू 7 मीन्स 7 प्रोटॉन, और एक चीज़ और ऐड कर सकते हो कि 7 ही अपने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ए माइनस जेड दैट इज 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ से बस एक चीज़ क्लियर करके चलो आप, एटम एज ए होल क्या होता है, हमेशा न्यूट्रल होता है, ठीक है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि तुम सोचते हो कि भाई पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होता है क्योंकि चार्ज कौन देता है आपको, या वो प्रोटॉन देगा या फिर वो इलेक्ट्रॉन देगा। दोनों के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, जस्ट साइन डिफरेंट होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव होता है। दोनों के नंबर सेम है, मतलब उतना ही पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो एज ए होल न्यूट्रल होगा आपका एटम, ठीक है। क्योंकि न्यूट्रॉन उसके अंदर है वो तो ऑलरेडी न्यूट्रल है। 3 ही पार्टिकल से मिलकर हमारा जो एटम है वो बना होता है, ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल चार्ज यहाँ से कैंसिल आउट, एंड टोटल चार्ज एक तरह से कह सकते हो बैलेंस कह सकते हो, न्यूट्रल कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो एज ए एटम एज ए होल वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न आई थिंक आपको अब नहीं रहना चाहिए, बाकी बेसिक हैं आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो। आफ्टर दैट सक्सेसफुली एक्सप्लेन द न्यूक्लियर। अब जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस है, तो न्यूक्लियर स्पिन की जो वैल्यू है वो भी यहाँ से सक्सेसफुली एक्सप्लेन हो जाती है। जैसे न्यूट्रॉन का ही आप एग्जांपल लोगे तो इसने क्या कहा कि न्यूट्रॉन के अंदर 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन होगा। न्यूट्रॉन की भी स्पिन कितनी होती है, हाफ होती है। यहाँ से अगर तुम कॉम्बिनेशन लोगे तो कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा आपका 1/2 + 1/2, 1/2 - 1/2 और -1/2 एंड -1/2। तो एक तरह से मतलब जो ऑब्जर्व्ड जो स्पिन है वो क्या होती है, 1 मिलती है हमें। और वही चीज़ हमने कहा था कि वो फ्रैक्शन में नहीं होगी, एक होल नंबर की फॉर्म में होगी, ठीक है। तो ये चीज़ वैलिड होगी। उसके बाद द डी ब्रोगली वेवलेंथ इज ऑफ ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर डायमेंशन। तो न्यूक्लियर डायमेंशन के कोरिस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल रही है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की अगर हमने बात की है कि वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो वो चीज़ क्या होगी, वैलिड है, ठीक है। बीटा पार्टिकल बाय द रेडियोएक्टिव एलिमेंट कैन आल्सो बी एक्सप्लेन बाय दिस हाइपोथेसिस। अब जो बीटा पार्टिकल की हम बात कर रही है रेडियोएक्टिव एलिमेंट में हम बात करते हैं तो वो भी उस चीज़ से क्या होती है, यहाँ से हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन आर नॉट प्री एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस बट दे आर फॉर्म्ड इन द टाइम ऑफ एमिशन। हम यूँ नहीं कह सकते कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन के एमिशन की बात करते हैं या फिर हम बीटा पार्टिकल के एमिशन की बात करते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि भाई बीटा पार्टिकल है वो ऑलरेडी न्यूक्लियस के अंदर थे। तो इसने कहा कि मतलब प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है वो एक दूसरे से कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। एंड उनके कन्वर्जन से हमें
हमें मतलब जो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन है वो मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो भी मतलब हम देख सकते हैं कि मतलब जो न्यूट्रॉन है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, प्रोटॉन में, और उसके साथ हमें क्या मिल जाता है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन मिल गया, एंड इलेक्ट्रॉन मिल गया और उसके साथ क्या हो गया हमें, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। एंटी न्यूट्रिनो एंड सेकेंड जो पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, जो ई प्लस है वो हमें शो करता है पॉजिट्रॉन, ठीक है। और जो मतलब म्यू एंड साथ में नीचे क्या हुआ है, ई है, ये हमें होता है न्यूट्रिनो, ठीक है। इसके ऊपर अगर बार लगी हुई है तो इसको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। तो ये कन्वर्जन चलता रहता है, प्रोटॉन चेंज हो गया इलेक्ट्रॉन में और साथ में क्या हो गया आपका प्रोटॉन चेंज हो जाता है न्यूट्रॉन में, साथ में अपना क्या हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया और एक आपका क्या हो गया, न्यूट्रिनो निकल गया, ठीक है। अब इनमें हम देखते थे कि चार्ज है वो बैलेंस होना, न्यूक्लियर रिएक्शन आपने पहले भी की हुई है कि मतलब एटॉमिक नंबर बैलेंस होना चाहिए, एटॉमिक वेट है वो बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो चार्ज ऑलरेडी बैलेंस है, एक जो एक्स्ट्रा चीज़ है जो हमारी न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, तो इन्होंने क्या कहा कि इनकी नीड क्यों हुई इनको यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए। तो इन्होंने कहा कि मतलब हम ये चीज़ करते हैं किसके लिए, लेप्टॉन नंबर को बैलेंस करने के लिए। अब तक आपने मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इन सारी चीज़ों की बात की थी। आगे जब फर्दर आप न्यूक्लियर के बारे में पढ़ोगे तो आप देखोगे बारियन नंबर, इलेक्ट्रॉन हो गया, स्पिन हो गया, ये सारी चीज़ें हैं वो भी हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो बस आप अभी तक तो यही ध्यान रख लीजिए कि मतलब जो यहाँ पे इनको इंट्रोड्यूस करने की नीड हुई, जो आपके न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो है, वो है सिर्फ लेप्टॉन नंबर के कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक जो हमने किया है उसमें आपको पता चला फर्स्ट वन कि न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस कहाँ से हुआ, ठीक है। वहाँ से हुआ मतलब रदरफोर्ड जो स्कैटरिंग थी वहाँ से हमें पता चला कि भाई कोई न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। उसके बाद दो हाइपोथेसिस आए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, फिर हम कहेंगे कि जंक्शन क्या थे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस के, उसकी लिमिटेशन क्या थी, एंड लिमिटेशन है फिर वो किसने कवर की, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस ने, ठीक है। तो यहाँ से हम फाइनलाइज करते हैं कि एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है, ठीक है, 3 पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब न्यूक्लियस है वो एक स्मॉल से रीजन के अंदर होगा, ठीक है। जैसे एटॉमिक डायमेंशन की बात करते हो तो वो क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर, एंड जो न्यूक्लियस की आप बात करते हो वो हमारा क्या होता है फर्मी रेंज में 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तो फिर हम कहेंगे कि जो न्यूक्लियस वाला रीजन होगा उसके अंदर कौन होंगे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड आउटसाइड जो रीजन होगा उसके अंदर कौन रिजाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ तक आपने न्यूक्लियस के कंपोजिशन के बारे में, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में वो सब किया। आई होप आपको समझ आ गया होगा सारा। थैंक यू।